महाराष्ट्र में कोरोना के कहर को देखते हुए रियासती हुकूमत ने 28 मार्च से रात का कर्फ्यू नाफिज करने का फैसला किया है। वज़ीर आला उद्धव ठाकरे ने रात के कर्फ्यू का ऐलान करते हुए कहा कि इसका मकसद कोरोना वबा पर काबू पाना है। 28 मार्च से रियासत के तमाम शॉपिंग मॉल्स रात के 8 बजे तक बंद कर दिए जाएंगे। उद्धव ठाकरे ने कहा कि फिलहाल पूरी रियासत में लॉकडाउन लगाने का कोई मंसूबा नहीं है। हमारे नुमाइंदे अमित इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, लगातार केसेस महाराष्ट्र में बढ़ते ही जा रहे हैं और इस हवाले से अब महाराष्ट्र में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। देश का 60% जो हिस्सा है कोरोना संक्रमित मामलों का, वो सिर्फ महाराष्ट्र में हो रहा है। कल हमने देखा कि 35,000 के ऊपर मामले हैं और पिछले 3 दिनों में लगातार 30,000 से ऊपर मामले आ रहे हैं। यानी पिछले 3 दिनों में लगभग 1 लाख से ऊपर संक्रमित मामले जो है नए पूरे महाराष्ट्र को देखते हुए सरकार पूरी तरीके से चिंता में है। आज उन्होंने इसमें स्वास्थ्य मंत्री भी मौजूद है, सभी अधिकारी जो है सभी इलाके जो है उस बैठक में मौजूद थे और महत्वपूर्ण निर्णय ये लिया गया कि 28 मार्च से जो है पूरे महाराष्ट्र में नाइट कर्फ्यू लगाया जाएगा ताकि जो मामले बढ़ रहे हैं उस पर जो है अंकुश जो है लगाया जा सके। और साथ में मुख्यमंत्री ने ये कहा कि हम लॉकडाउन करना नहीं चाहते, लेकिन रोगियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए इस बात की संभावना है कि राज्य भर में बड़े पैमाने पर जो स्वास्थ्य सुविधाएं स्थापित की उससे कमी ना हो पाए, इसी कारण जो है नाइट कर्फ्यू जो है लगाया गया है। और सभी जिलाधिकारियों को ये भी निर्देश दिए गए कि अगर आपको अपने इलाके में लग रहा है कि मरीजों की संख्या बढ़ी तो आप उस हिसाब से लॉकडाउन लगा सकते हैं। अगर संपूर्ण लॉकडाउन की बात करें पूरे महाराष्ट्र में तो बीड़, नांदेड़ और नागपुर इन 3 जिलों में जो है संपूर्ण लॉकडाउन पहले ही लगाया जा चुका है और भी कई जिलों में जो है नाइट कर्फ्यू या कुछ बड़ी पाबंदियां लगाई गई हैं। और ये भी यहाँ पे आदेश दिए गए कि जो वैक्सीनेशन है उसकी संख्या जो है बढ़ाई जाए, टीकाकरण की संख्या बढ़ाई जाए, जो सेंटर है वो बढ़ाई जाए। और मुंबई में मैं आपको बताऊं कि प्रतिदिन 50,000 स्वैब जो है एकत्र किए जा रहे हैं और भी जो है इसकी संख्या बढ़ाने के निर्देश दिए गए ताकि पता चल सके कि आखिरकार कौन पॉजिटिव है, ताकि उसका इलाज जो है हो सके। और मैं आपको बताऊं कि अब तक राज्य में 52 लाख लोगों का टीकाकरण किया गया है और वर्तमान समय में देश में महाराष्ट्र जो है राज्य टीकाकरण के मामले में देश में नंबर 1 है, लेकिन वहीं संक्रमित मामलों के आंकड़े में भी महाराष्ट्र नंबर 1 है। तो ये आंकड़े और ज्यादा न बढ़े, इसको देखते हुए जो है नाइट कर्फ्यू लगाने का ऐलान किया गया। लेकिन ये भी बताया गया कि अगर जहां पे जरूरत पड़े वहां पे संपूर्ण लॉकडाउन जिलाधिकारी जो है लगा सकते हैं। बिल्कुल अमित, बेहद शुक्रिया आपका तमाम तफसीलात के लिए। आगे बढ़ते हैं। यूपी के 4 अजला में फजर की अजान लाउडस्पीकर से देने पर पाबंदी लगाए जाने के बाद अब पूरी रियासत में फजर की अजान पर पाबंदी लगाने के मुतालबे ने जोर पकड़ लिया है। साधु संतों की सरकर्दा तंजीम मोनी मठ आश्रम ने योगी हुकूमत से मुतालबा किया है कि रियासत के तमाम अजला में फजर की अजान लाउडस्पीकर से देने पर पाबंदी लगाई जाए। मोनी मठ की तरफ से जारी होने वाले बयान में मठ के सरबराह बाबा मोनी महाराज ने कहा है कि सुबह की अजान से बहुत से अफराद को परेशानी होती है। ऐसे में योगी हुकूमत फजर की अजान पर जल्द कोई फैसला ले। वाज़ेह है कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर संगीता श्रीवास्तव की शिकायत के बाद गुज़िश्ता 19 मार्च से पुलिस इंतजामिया ने इलाहाबाद को शामबी, प्रतापगढ़ और फतेहपुर अजला में फजर की अजान लाउड स्पीकर से देने पर पाबंदी लगा दी है। मस्जिदों में जो नमाज के समय कई माइक लगा करके दूर तक आवाज जाने की व्यवस्था है, इससे बीमार लोग, परेशान लोग, विद्यार्थी, शिक्षा के समय पेपर देने वाले, न्यायपालिका के समय काम करने वाले, तमाम ऐसे लोगों को बड़ी समस्याएं होती हैं। इसलिए मस्जिदों से ये माइक की आवाज़ कम होनी चाहिए या तो फिर इस माइक की आवाज़ बंद होनी चाहिए। मध्य प्रदेश स्टेट हज कमेटी को आखिरकार नया इंचार्ज मिल गया है। हज कमेटी के ईओ दाऊद अहमद खान दिसंबर में रिटायर हुए थे। इसके बाद मध्य प्रदेश अक़लियती फलाह बहबूद ने स्टेट हज कमेटी में किसी का तकर्रुर करना ही भूल गई है। न्यूज़ 18 उर्दू की खबर के बाद महकमे अक़लियती फलाह बहबूद ने स्टेट हज कमेटी ने किसी ऑफिसर को हज कमेटी को नया ईओ तो नहीं बनाया, बल्कि मसाजिद कमेटी के मुहतमिम यासिर अरफात को मध्य प्रदेश स्टेट हज कमेटी का इजाफी चार्ज दे दिया गया है। वाज़ेह कि मध्य प्रदेश स्टेट हज कमेटी में किसी जिम्मेदार के नहीं होने से मुलाजमीन की माह से तनख्वाह से महरूम है। हज कमेटी के नए जिम्मेदार यासिर अरफात से हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम ने खास बातचीत की। आइए देखते हैं।
मध्य प्रदेश स्टेट हज कमेटी को आखिरकार 4 महीने बाद एक जिम्मेदार मिल गया है। मसाजिद कमेटी के मोहतमीम यासिर अरफात को मध्य प्रदेश स्टेट हज कमेटी की जिम्मेदारी दी गई। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है। उनसे जानते हैं कि यहाँ पर जो आपने चार्ज लिया है तो किस तरह के मसाइल आपके सामने आए। देखिए, ये हुकूमत ने हमें जिम्मेदारी दी है। अभी जैसे यहाँ आकर चार्ज ले लिया है हमने, पता चला है यहाँ के स्टाफ की जो है अभी 6-7 माह का सैलरी रिलीज़ नहीं हो पाई है किसी कारणवश, तो उसको जल्द से जल्द रिलीज़ करवाना पहली हमारी प्रायोरिटी होगी, पहली जिम्मेदारी होगी। उसके लिए कार्रवाई शुरू कर दी है। शीघ्र अतिशीघ्र वेतन भुगतान कर दिया जाएगा। यहाँ पे तनख्वाहों के साथ साथ मुलाजमीन के दूसरे जो मामले हैं वो मामले भी आपके सामने आएंगे। फिर हाजियों के जो मामले हैं उनके फार्म और दूसरी चीज़ें जो है उसको लेकर क्या तय करेंगे। देखिए, अभी चार्ज लिया है हमने, जैसे ही संज्ञान में आई हैं ये सब चीज़ें, धीरे धीरे उसको भी सॉर्ट आउट करने की प्रक्रिया शुरू करी जाएगी कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या क्या बेहतर हो सकता है। अभी जैसे ही हज कमेटी ऑफ इंडिया की कोई गाइडलाइन आएगी हज से मुताल्लिक़, तो उससे मुताल्लिक़ काम किया जाएगा। जो जैसे डायरेक्शंस होंगे हज के, उसके लिए कोशिशें की जाएंगी। और हज कमेटी ऑफ मध्य प्रदेश के लिए क्या बेहतर हो सकता है, यहाँ के मुलाजमीन के लिए क्या बेहतर हो सकता है, स्टाफ के लिए, हाजियों के लिए, इन सारी चीज़ों पर ध्यान रखकर शासन के निर्देश अनुसार काम किया जाए। मध्य प्रदेश में कोरोना भी बढ़ता जा रहा है। जाहिर सी बात इसमें चैलेंजेस आपके लिए बढ़ेंगे, क्योंकि मसाजिद कमेटी के साथ साथ यहाँ भी आपको बैठना पड़ेगा। तो उसके लिए जो है कुछ नई चीज़ें भी पैरामेडिकल तय करेंगे। बिल्कुल, जो डायरेक्शंस हैं गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश के, उसके मुताबिक कोरोना के सिलसिले में भी गाइडलाइंस बनाई जाएंगी और उसी के मुताबिक काम किया जाएगा। हज कमेटी की जो मसाइल है उस मसाइल को जो है अभी उम्मीद की जा सकती है, क्योंकि यहाँ पे जब कोई सरबराह कोई निगरान था ही नहीं, जिसकी वजह से मुलाजमीन को जो है कई महीने से तनख्वाह नहीं मिल सकी थी। अभी उम्मीद की जा रही है, क्योंकि कई महीने के बाद जो है यहाँ पर एक जिम्मेदार आया है और उम्मीद की जा रही है कि जल्दी यहाँ के मुलाजमीन की तनख्वाहें भी जारी होंगी और जो दूसरे मसाइल हैं उनका भी हल निकल सकेगा। कैमरामैन संजय नामदेव के साथ मेहताब आलम, न्यूज़ 18 उर्दू, भोपाल। मगरबी बंगाल असेंबली इंतखाबात के पहले मरहले के तहत कल वोट डाले जाएंगे। पहले मरहले की वोटिंग के लिए इलेक्शन कमीशन ने तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली है। पुरअमन इलेक्शन के दावे के साथ इलेक्शन कमीशन ने लोगों से वोट डालने की अपील की है। वहीं आज तृणमूल कांग्रेस ने इलेक्शन में तशद्दुद का इम्कान जाहिर करते हुए कोलकाता इलेक्शन कमीशन दफ्तर में शिकायत दर्ज कराई। নির্বাচনের দিন যথেষ্ট অশান্তি হওয়ার আশঙ্কা আছে। পটাশপুর, এগরা, ভগবানপুর সহ খেজুরিতেও আমরা দেখেছি, খেজুরিতে প্রার্থীর উপরেও গতকাল হামলা হয়েছে। এছাড়াও নন্দীগ্রামের কিছু কিছু জায়গায় এত দুষ্কৃতী বিরোধী প্রার্থী এনে রেখেছেন, সেই দুষ্কৃতী যদি ভোটের ময়দানে ভোটের আগের দিন বা ভোটের দিন নামেন, তাহলে জনসাধারণ নির্বিঘ্নে তার ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারবেন বলে আমরা মনে করি না। मुल्क में कोरोना के केसों में तेजी से इजाफा हो रहा है। इस वबा से बचने के लिए उलमाए किराम लोगों से कोरोना की गाइडलाइंस पर अमल करने की अपील कर रहे हैं। मारूफ शिया आलमदीन मौलाना कल्बे जवाद ने लोगों से अपील की है कि वो इस वबा से बचने और महफूज रहने के लिए वैक्सीन लगवाएं। मौलाना कल्बे जवाद ने कहा कि अवाम कोरोना वबा से बचने के लिए ज़रूरी एहतियाती इक़दाम करें। उनका कहना है कि लॉकडाउन की नौबत ना ही आए तो बेहतर है। मुल्क के हालात तेज़ी से तब्दील हो रहे हैं। आइए मौलाना कल्बे जवाद साहब से बात कर लेते हैं। हज़रत, बहुत अजीब सी कैफियत से गुजर रहा है मुल्क। एक बार फिर कोरोना की आहटें महसूस की जा रही हैं। गरीब लोग परेशान हैं, लेकिन कहीं से कोई मराहत, कोई सहूलियात का जो मामला है वो नज़र नहीं आ रहा है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, अगर ये जैसा कि वैक्सीन कहा है इन्होंने कि वैक्सीन जो है वो बचाता है, तो फिर वैक्सीन लगवा लें सब, जिनको मौका हो तो वैक्सीन लगवाएं। और हम लोग सब भी इरादा है इंशाअल्लाह जल्दी इसी एक हफ्ते के अंदर वैक्सीन लगवा लेंगे, ताकि कम से कम कुछ तो बचत हो से। वरना खुदा खाता फिर फैल गया, फिर फर्ज कीजिए लॉकडाउन लगा तो पता नहीं कितने लोग भूख से मर जाएंगे, कितने लोग तबाह बर्बाद हो जाएगा। अभी तो वही नहीं समझ सके जो पिछले ज़माने में लॉकडाउन में जो तबाह हुए, वही अभी तक नहीं समझ पाए। तो पता नहीं कितने लोगों की नौकरी ख़त्म हो गई, कितने लोगों का कारोबार ख़त्म हो गए। खुदा न खाता दोबारा लग गया तो बड़ी तबाही मचेगी थी। तो लिहाजा हमारा तो मशवरा यही कि वो वैक्सीन जो है वो उसमें ज़रूर लगवा लें, ताकि कुछ बचत हो। तो ये हमारा मशवरा रहेगा सिलसिले में।
जो गरीब तबका है, बिलखुसूस वो तबका जो रोज़मर्रा कमाता है, खाता है, उसके लिए एक बार फिर बड़े अजीब से अंदेशे खदशे पैदा हो गए हैं। क्या कुछ करना चाहेंगे? अब उसके लिए तो ज़ाहिर है कि हम लोग दोबारा भी कोशिश की थी कि मदद करें ज़्यादा से ज़्यादा, और बहुत सी तंजीमों ने बहुत मदद की, हिंदू मुसलमान से सब ने बहुत ज़बरदस्त मदद की थी। लेकिन एक ज़ाहिर है कि फिर भी परेशानियाँ तो रही थी, पूरी मदद तो हो नहीं पाई थी। लिहाजा अब कोशिश यही हो कि दोबारा लॉकडाउन नहीं लगने पाए, वैक्सीन ज़्यादा लगी लोगों को, और वैक्सीन के ज़रिए से लोग महफूज रहें इससे, ताकि लॉकडाउन की ज़रूरत ना आए, वरना लॉकडाउन में तो तबाही की और कुछ है नहीं। लोगों से अपील कर रहे हैं मौलाना कल्बे जवाद कि वो वैक्सीन लें, कोरोना से बचें और ऐसे इक़दाम करें जिससे कोरोना वबा कम से कम फैल सके। कैमरामैन शरद तिवारी के साथ न्यूज़ 18 उर्दू के लिए तारिक कमर, लखनऊ। कोरोना को फैलने से रोकने के लिए नांदेड़ में जिला इंतजामिया की जानिब से 10 दिन का लॉकडाउन लगाए जाने से सबसे ज्यादा मुतासर मजदूर तबका हो रहा है। उनमें भी वो मजदूर जो रोजगार की तलाश में उत्तर प्रदेश और बिहार जैसी रियासतों से आए हुए होते हैं। अचानक काम बंद होने से ये लोग बेरोजगार हो गए हैं और उन्हें अब ये भी फिक्र सता रही है कि कहीं पिछले साल की तरह अचानक ट्रेनें न बंद हो जाएं और उन्हें पैदल ही सफर न करना पड़े। इसलिए इस बात के डर से ये मजदूर ट्रेनों के जरिए अपने अपने वतन लौट गए हैं। पेंटिंग का काम करता हूँ, मजदूर आदमी हूँ। तो अभी हमारा तो 1 महीने पहले से रिजर्वेशन हो चुका था, तो 25 तारीख का था। अभी कल से यहाँ आए हैं सर, कल से इलाज में रुके हुए थे, कल से कुछ खाने पीने भी नहीं मिला और अभी सुबह से चाय तक नसीब नहीं हुई। यहाँ सर 17-18 घंटे का रास्ता है सर। खाने के लिए कुछ बताया ना सर, चाय नसीब नहीं हुई। सरकार तो मजदूरों को ऐसे ही मार डालेगी। सरकार का फैसला ठीक है, लेकिन कम से कम खाने पीने की कुछ रेस्टोरेंट को खोलने की इजाज़त तो दे कि आदमी चाय पी ले, पानी पी ले, कोई नाश्ता कर ले। लॉकडाउन पर जैसा लगने वाला था, इसीलिए हम लोग गांव जा रहे हैं। काम सेट बोला कि जाओ, लॉकडाउन लग जाएगा तो फिर फंस जाएंगे। खाना पीना हम लोग आज के लिए है 30 घंटा लगेगा जाने के लिए। अब ट्रेन में खाना मिलेगा तो खाएंगे, नहीं तो ऐसे ही जाएंगे। नांदेड़ में आकर 2.5 महीने से काम कर रहे थे, अचानक 10 दिन के लिए लॉकडाउन लग गया, इसीलिए हम लोग गाँव जा रहे हैं। क्योंकि अगले साल जैसा लग जाएगा तो फिर हम लोग इधर परेशानी में हो जाएंगे। और खाने के लिए आज के लिए तो लेकर आए हैं, आगे अब जो होगा वो देखा जाएगा। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। के केसों में मुसलसल इजाफा हो रहा है, इसके बावजूद लोग एहतियात नहीं बरत रहे हैं। बस स्टैंड पर मुसाफिरीन और दुकानदार कोई भी मास्क लगाने की जहमत गवारा नहीं कर रहा है। समाजी फासले का भी कोई ख्याल नहीं रखा जा रहा। मालेगांव शहर में कोरोना के मरीजों की तादाद दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। शहर समेत दीही और अतराफ के इलाकों में मरीजों की तादाद बहुत ज्यादा है। शहर में सरकारी अस्पताल के अलावा सभी कोविड सेंटर जारी कर दिए गए हैं। मरीजों की तादाद और हालात को देखते हुए ऑक्सीजन की शदीद किल्लत महसूस की जा रही है। कुछ समाजी कारकुनों ने बताया कि कॉरपोरेशन की महकमे सेहत की गलत मनसूबाबंदी की वजह से ऑक्सीजन की शदीद किल्लत महसूस की जा रही है। शब बारात के पेश नज़र महाराष्ट्र के मुस्लिम अक्सरियती शहर मुंब्रा के कब्रिस्तानों के म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के ऑपोजिशन लीडर अशरफ पठान ने सफाई करवाई और पानी और बिजली का जायजा भी लिया। मुंब्रा पुलिस की जानिब से रात 11 बजे तक की कब्रिस्तानों में जाने की इजाजत दी गई है। इस दौरान कोरोना की गाइडलाइंस पर सख्ती से अमल करने की अपील की गई है। औरंगाबाद में पिछले 2 रोज से सोशल मीडिया पर कोरोना के मरीजों की चंद तस्वीर गश्त कर रही हैं। इन तस्वीर के ताल्लुक से ये दावा किया जा रहा है कि ये घाटी दवाखाने के कोरोना वार्ड की तस्वीर हैं। न्यूज़ 18 की टीम ने इस ताल्लुक से घाटी अस्पताल पहुंचकर सच जानने की कोशिश की तो हैरानकुन हकायक सामने आए। सोशल मीडिया पर कोरोना मरीजों के ताल्लुक से चंद तस्वीर गश्त कर रही हैं। इन तस्वीर में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि एक बेड पर 2 से ज्यादा मरीज हैं। कुछ जमीन पर हैं और उन्हें स्टाइन लगाए गए हैं। इन तस्वीर के ताल्लुक से जब हकाइक जानने की कोशिश की गई तो घाटी अस्पताल में हमें आईनी शाहिदीन ने आंखों देखा हाल सुनाया। औरंगाबाद के मकामी समाजी कारकुन शेख खलील का दावा है कि
जिस वक्त हालात बेकाबू थे वो खुद वहां मौजूद थे। इसके अलावा कोरोना के मरीजों के रिश्तेदारों का कहना है कि घाटी दवाखाने में सहूलियात की कमी नहीं बल्कि मरीजों की बहुतात और मुलाजमीन की कमी के सबब बदनज़मी हो रही है। कैजुअलिटी के अंदर एक बेड पे 3 लोग हैं और एक ऑक्सीजन की इसके ऊपर 3 से 4 लोगों की नलियां लगी हुई है। वो हटा रहा, ये खींच रहा, थोड़ा मुंडी हटा नहीं सकता कोई, इतने परेशान है और स्टाफ वहाँ पे बिल्कुल नहीं है। तो ये नौबत क्यों है? पेशेंट ज़्यादा होने की वजह से ये नौबत आ रही है। औरंगाबाद का घाटी हॉस्पिटल है और मेरे मम्मी यहाँ पे एक पॉजिटिव बोलकर यहाँ पे लाए थे हमने, उसको 4 दिन हो गए थे यहाँ पे ला के। हाँ, हमारे प्राइवेट हॉस्पिटल में लेकर जा रहे, वहाँ पर भी फैसिलिटी है। औरंगाबाद के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड अस्पताल को आमतौर पर घाटी दवाखाना कहा जाता है। ये मराठवाड़ा का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है। मराठवाड़ा रीजन के 8 अजला से सैकड़ों मरीज इलाज के गर्ज से घाटी दवाखाने का रुख करते हैं। कोरोना वबा के दौरान सबसे ज्यादा मरीजों का इलाज इसी अस्पताल में हुआ, लेकिन पिछले 1 हफ्ते में जिस तेजी से कोरोना के मरीजों की तादाद में इजाफा हो रहा है, इसके सबब घाटी दवाखाने में मरीजों की निगहदाश्त पर सवाल उठ रहे हैं। सोशल मीडिया पर वायरल तस्वीर का ताल्लुक घाटी दवाखाने के कैजुअलिटी वार्ड से है। घाटी इंतजामिया ने भी इसकी तस्दीक की। मरीजों के रिश्तेदारों ने इस पूरे मामले पर कुछ यूं तबसरा किया। एक्चुअली में ये बिल्डिंग के जो है ना, वहाँ पे अपने कैजुअलिटी जो है, वहाँ कैजुअलिटी के अंदर जब उनका वहाँ पे चेकअप कर रहे हैं तो वहाँ पे अगर पॉजिटिव आया या तो उनके रिलेटिव आने में टाइम हो रहा या इधर बेड अवेलेबल नहीं होने की वजह से पेशेंट को वहीं पे जो रख रहे, तो वहाँ पे ये सब प्रॉब्लम हो रही है कि वहाँ पे बेड के बाजू बेड या तो ट्रॉली के ऊपर ही पेशेंट को लिटा के वहीं पे उनको छोड़ दे रहे। सोशल मीडिया पे जो फोटो वायरल हुए थे, जो वीडियो क्लिप वायरल हुई थी ना, वो क्या होता है जब अस्पताल में डॉक्टर के 2 होंगे 3 होंगे और पेशेंट की संख्या 40, 25, 45 होंगी, तो 2-3 डॉक्टर किसकी तरफ देखने वाले थे उस टाइम। घाटी दवाखाने में जेर इलाज अफराद के रिश्तेदारों को ये शिकायत भी है कि मरीज किस हाल में है इसका उन्हें कतई इल्म नहीं हो रहा। पीपीई किट के साथ भी रिश्तेदारों को मरीज को देखने की इजाजत नहीं है। दूसरी तरफ मेडिकल इंतजामिया ने इस बात का एतराफ किया है कि कोरोना मरीजों की तादाद में इजाफे के सबब कैजुअलिटी वार्ड में वक्ती तौर पर ऐसी हंगामी सूरत हाल पैदा हुई थी। जो कोविड की पॉजिटिव आने की संख्या जो है वो 1500 के ऊपर चली गई है। उसकी वजह से सीरियस पेशेंट घाटी में काफ़ी पेशेंट आना चालू हुआ है। एकदम से घाटी में बहुत से पेशेंट आने की वजह से अकोला में कोरोना के बढ़ते कहर ने इस बार भी होली के रंग को फीका कर दिया है, जिसके सबब न सिर्फ आम लोगों को त्यौहार मनाने में मुश्किलात पेश आ रही हैं, बल्कि आम तौर पर त्यौहार के मौके पर जो लोग कारोबार करते थे उनके भी चेहरों पर मायूसी देखने को मिल रही है। कोरोना की वजह से कुछ भी व्यापार नहीं है। पिछले साल भी ऐसे ही गया और ये भी साल ऐसे ही गया। पूरा का पूरा माल पड़े हुआ है। कोरोना ने पूरा मध्यम वर्ग को भी और हमारे जैसे छोटे व्यापारी को पूरा खलास करके रखे। क्विंटल कारोबार होता है, इस साल 1 क्विंटल या 1.5 क्विंटल तक जा रहा है। ये 5 बजे तक टाइम है अभी, उसके बाद बंद करना पड़ रहा है। मुल्क में किताबों और कॉलेजों के करिकुलम सिलेबस में बदलाव को लेकर तनाज़ा होता रहा है। यूजीसी के जरिए हिस्ट्री के लिए बनाए गए सिलेबस ड्राफ्ट पर नया तनाज़ा शुरू हो गया है। स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ने नए ड्राफ्ट को सियासत के ज़ेर असर बताया है। न्यूज़ 18 से खास बात करते हुए SIO के नेशनल सेक्रेटरी फवाद शाहीन ने कहा कि नए ड्राफ्ट में बाबर को हमलावर कहा गया है, अब तक ऐसा नहीं था। BA हिस्ट्री के सिलेबस को लेकर एक बार फिर से विवाद शुरू हो गया है। सिलेबस को UGC ने तैयार किया है, जिस पर SIO ने एतराज़ जताया है। हमारे साथ SIO से मौजूद हैं फवाद शाहीन साहब। शाहीन साहब, आप लोगों को क्या एतराज़ है? UGC ने ये पूरा सिलेबस जो ड्राफ्ट है वो तैयार करके सामने रखा है। देखिए, सिलेबस से हमें बहुत सारे नुक्ते हैं जिस पे हमने एतराज़ जताया है। आप अगर शुरू से ही ले लीजिए तो एंशिएंट इंडिया का जो सिलेबस पहले रहा है उसमें एक डाइवर्सिटी जो इंडिया की है वो हमेशा रिफ्लेक्ट होती रही है। रिलीजियस टेक्स्ट के साथ कौटिल्य और कालिदास जैसे नॉन रिलीजियस टेक्स्ट को भी रखा गया है। इस बार इन टेक्स्ट को हटा करके पूरी तरह से एक जो आज का पॉलिटिकल आइडिया है भारत का
उसको एंशिएंट इंडिया पे मुसल्लत करने की कोशिश की है। वहीं आइडिया ऑफ भारत से शुरू होता है, उसके बाद आप आगे चलते चले जाइए तो फर्दर आप मिडिवल हिस्ट्री के पूरे सिलेबस को एक सेमेस्टर में रिस्ट्रिक्ट कर दिया है। एक बात बताइए, आप कह रहे हैं आइडिया ऑफ भारत पे आपको क्या दिक्कत है? आइडिया ऑफ भारत तो होना चाहिए, आइडिया ऑफ इंडिया कहा जाता है, आइडिया ऑफ भारत कहा जाता है, सब मिलकर सब इस देश में रहे हैं, सबने इस देश को आगे बढ़ाया बनाया है। जी बिल्कुल सही है, और लेकिन ये आइडिया ऑफ इंडिया या भारत जो है ये एक मॉडर्न कंसेप्शन है। सो पिछले कुछ 100 सालों की पॉलिटिकल हिस्ट्री में आया है। एंशिएंट इंडिया के पॉलिटिकल कंसेप्शन को आप आज के लेंस से नहीं देख सकते। उस वक्त की सियासत अलग थी, तारीख और हिस्ट्री पढ़ने का मकसद ही यही होता है। तो वो जो हिस्टोरिकल ट्रेडिशंस हैं उनको खत्म करके आज के सियासत। मालेगांव म्युनिसिपल कॉरपोरेशन पर बरसर इक़्तिदार कांग्रेस, शिवसेना, बीजेपी के अलावा ओपोजिशन मुत्तहिदा महाज और MIM के जरिए म्युनिसिपल कमिश्नर के खिलाफ अदम एतमाद की तजवीज़ ख़ुसूसी जनरल बोर्ड मीटिंग में पेश की गई थी, जिसे 80 वोटों से मंजूर कर लिया गया। मालेगांव म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की तारीख में पहली मरतबा किसी म्युनिसिपल कमिश्नर के खिलाफ अदम एतमाद की तजवीज़ पहली मरतबा पेश हुई और उसे मंजूर भी कर लिया गया। बरसकीर के नामवर नाक़िदीन में से एक मारूफ नक़ाद और इंशा परदाज डॉक्टर सईद सफदर नहीं रहे। उनकी मौत अदब का बड़ा नुकसान माना जा रहा है। डॉक्टर सईद सफदर 1 जुलाई 1946 को अमरावती जिले के तारीखी शहर अचलपुर में पैदा हुए। उन्होंने ताहयात अदब का खादिम बनकर अदब की खिदमत की। उन्हें इलाके बरार का पहला जदीद शायर होने का शरफ हासिल है। हमें हिंदुस्तानी होने पर क्यों फख्र है? ऐसा क्या है जो हमें बाकी दुनिया से अलग बनाता है? इन जैसे सवालों के जवाब तलाश करने के लिए नेटवर्क 18 ने एक खास पहल की शुरुआत की है। स्वाभिमान भारत प्रेजेंटेड बाय ITC। अगले कुछ महीनों में इस कैंपेन के जरिए हम आपके लिए मुल्क भर से कहानियां लाएंगे। कहानियां ऐसी जो इख्तराई और हुसूलियाबियों को डिफाइन करती है और ये बताती है कि हम एक कौम की शक्ल में कौन है। ऐसी एक कहानी है 14 साल लड़की मुस्कान की। क्या आपने कभी झुग्गी में बच्चों के जरिए चलाए जा रहे बच्चों की लाइब्रेरी की कहानी के बारे में सुना है? मुस्कान और उसकी बहन भोपाल के पास एक झुग्गी में बच्चों के लिए लाइब्रेरी चला रहे हैं। मुस्कान अहिरवार भोपाल में अरेरा हिल्स के पास एक झुग्गी में रहने वाली 14 साल की लड़की हैं। 8वीं कक्षा में पढ़ने वाली मुस्कान स्कूल के बाद लाइब्रेरी का काम शुरू करती हैं। मुस्कान रोजाना अपनी किताबें, मैट इकट्ठा करती हैं और अपनी बहन के साथ मिलकर अपनी झुग्गी के सभी बच्चों के लिए एक लाइब्रेरी स्थापित करने के काम में लग जाती हैं। 2016 में लाइब्रेरी ओपन की थी। एकजुट करने में स्टार्टिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ था, जाना पड़ता था उन्हें बुलाने घर पर, फिर आते थे नहीं आते थे, किसी को इंटरेस्ट था किसी को नहीं था। धीरे धीरे कुछ बुक्स थी यहाँ पर कलरफुल, तो वो देखने के लिए आते थे बच्चे, तो बुक देखते देखते उनमें थोड़ा बहुत इंटरेस्ट पैदा हुआ कहीं, फिर बच्चे आने लगे, फिर ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। लगभग 25 बच्चे स्लम से लाइब्रेरी में रोज आते हैं। कोई भी छूटे ना एजुकेशन से, सबको एजुकेशन मिले। हो सका अगर मैं बड़ी हो गई या अगर मेरी अच्छी जॉब लग गई तो मैं ऐसी और भी जगह बहुत सारी लाइब्रेरी खुलवाना चाहती हूँ, जहाँ पर कोई भी बच्चा जो थोड़ा ऐसे इस्लाम एरिया में है, पढ़ना चाहता है, पढ़ नहीं पा रहा है, ऐसी कुछ प्रॉब्लम है, तो वो उस लाइब्रेरी में जाके पढ़ सके। मुस्कान एक प्रमुख उदाहरण है कि कैसे स्वाभिमान एक नेचुरल प्रवृत्ति है जो सभी बच्चों के पास है, चाहे परिस्थिति प्रतिकूल भी क्यों न हो। हिंदुस्तान से ऐसी ही कामयाबी की और कहानियां देखने के लिए बने रहिए नेटवर्क 18 की खास पहल ITC प्रेजेंट्स स्वाभिमान भारत के साथ। खास बात इंडिया में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। आदाब।